हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRI एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, अभी UGC नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारे PSU HR का भी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में मैं कोल इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, उसका कंप्लीट वीडियो में ला रहा हूँ। तो ये जो एनालिसिस का वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितने भी ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं सब यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, ये 4th पार्ट है। पिछले वाले 3 पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये आखिरी पार्ट है। हर पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो इस पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक 25 क्वेश्चंस यहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लेबर लॉज या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के MCQs के वीडियो पाना चाहते हैं, MCQs के PDF एक्चुअली, तो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत सारे लेबर लॉज के MCQs के, और PDF जो है वो आपके 18 लेबर लॉज और 15 जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। मोर देन 1200 क्वेश्चंस। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ दिस एक्सेलेंट क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्रोसीज्यूर एंड द रेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ? व्यू पॉइंट ऑफ लाइन मैनेजर्स। तो व्यू पॉइंट ऑफ लाइन मैनेजर्स क्या है? लाइन मैनेजर्स के हिसाब से जो ये कंप्लेन करते हैं स्टाफ मैनेजर के अगेंस्ट, तो वो उनका व्यू पॉइंट है, उसके हिसाब से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। व्यू पॉइंट ऑफ स्टाफ मैनेजर्स, ये उसका ठीक अपोजिट है। स्टाफ मैनेजर्स अगर लाइन मैनेजर्स के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन करते हैं, वो उनका व्यू पॉइंट है, तो उसके हिसाब से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेचर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, जैसे कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी, ये भी आपका एक कन्फ्लिक्ट का रीजन हो सकता है। तो कंट्रोल प्रोसीजर एक कन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं है, तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग? तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए नीचे जो दिया गया है, कौन सा एक बेहतर टेक्निक है या फिर कौन सा एक टेक्निक है? तो आपका ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली डेवलप्ड बाय एलेक्स ओसबॉर्न। ओके, नोट दिस, एलेक्स ओसबॉर्न। ओके, so what it is? It is a problem given to a group of persons. Brainstorming is a process in which a problem is given to a group of persons. Then they are encouraged to suggest some solutions. They have to suggest some solutions. Here basically criticisms are avoided, so they cannot criticize. There is no criticism. एंड दे आर अलाउड टू जनरेट मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स जनरेट करने के लिए उनको इनकरेज किया जाता है, सोल्यूशन जनरेट करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स डिफर फ्रॉम जनरल एनवायरमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, मोर रिलेवेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, shaped by economic conditions of a country, covers almost the entire environment. So basically it is more relevant for an organization because it is specific environment are more relevant for an organization than the general environment. Okay, then the next question, the main factor on which career of a person depends. तो कैरियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेन फैक्टर क्या है आपका? परफॉर्मेंस के ऊपर ही कैरियर आपका डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंटरनल एक्सपोजर, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा आपका कैरियर वैसा ही बनेगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए चेंज प्रोग्राम चेंज एक्शन कवर्स ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉर्ट लिविन के चेंज प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफ्रीजिंग है यहाँ पे। तो रिफ्रेशिंग का नाम का कोई भी यहाँ पे होता नहीं है, तो रिफ्रेशिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक लेबर्स स्टॉप देयर वर्क टू एनफोर्स देयर इकोनॉमिक डिमांड्स, वेजेस एंड बोनस। तो यहाँ पे लेबर्स यहाँ पे काम बंद कर देते हैं उनका इकोनॉमिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि वेजेस एंड बोनस। ठीक है। तो इकोनॉमिक डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो स्ट्राइक किया जाता है उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक स्ट्राइक। ओके, सो
यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लो डाउन स्ट्राइक या फिर सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या है? सिंपैथेटिक स्ट्राइक में आपका पर्टिकुलरली कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक कर लो तो उसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक। और स्लो डाउन में क्या है? बस काम का जो स्पीड है उसको स्लो डाउन किया जाता है, काम बंद नहीं किया जाता, काम का स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है स्लो डाउन स्ट्राइक में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड इन व्हिच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926? You have to remember the answer, section 2H, because this is often asked in many exams, and section 2G also, because 2G is the definition of trade disputes. So 2G is your trade disputes definition and 2H is the definition of trade union. Don't get confused. So next question is about the quality circle. Quality circle is, let's go directly to the answer, a small group of employees who monitor productivity and quality and suggest solution to problems. So it is called a quality circle. They meet regularly in particular intervals. Then the next question, one of the major contribution of Herbert Simon in the area of Herbert Simon, कौन से एरिया में कंट्रीब्यूट किए थे? तो ये इनका एरिया है डिसीजन मेकिंग में, इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। So let's go to the next question, which is question number 85. Which one of the following is not a dependent in the first category of the Employees Insurance Act, ESI Act में आपका फर्स्ट कैटेगरी में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो आपका है उसका फर्स्ट कैटेगरी में कौन सा यहाँ पे है नहीं जो डिपेंडेंट के कैटेगरी में? तो ये आपका आता है डिफिनीशन ऑफ डिपेंडेंट, जो कि आपका है सेक्शन 26A। ओके, डिफिनीशन ऑफ डिपेंडेंट। तो इसके अंदर आपका कौन कौन आते हैं? विडो भी आते हैं, अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर भी आते हैं, विडोड मदर भी यहाँ पे आते हैं, और एक यहाँ पे आते हैं जो आपका है लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन। ये तो आपका डॉटर है, अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, और या फिर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन हु हजंट अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो एनी सन जो कि आपका लेजिटिमेट या फिर अडॉप्टेड है, जो कि जिसको आपका 25 ईयर्स हुआ नहीं है, 25 ईयर्स उन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो वो भी फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट फादर आपका फर्स्ट कैटेगरी में आते नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए टेस्ट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द फैक्टर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी 3 प्रकार का होता है, एक तो आपका है कंस्ट्रक्ट, दूसरा आपका है कंटेंट, और तीसरा आपका है क्राइटेरियन। ये आपको याद रखना है। वैलिडिटी आपका 3 प्रकार का होता है। रिलायबिलिटी क्या है? वैलिडिटी आपका यहाँ पे दिया गया है फीचर्स ऑफ ए टेस्ट दैट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द फैक्टर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। और रिलायबिलिटी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स और असेसमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वन एडमिनिस्ट्रेशन टू द नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? ये मेजर करता है जो कि आपका डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टेस्ट स्कोर असेसमेंट का जो रिजल्ट है ये यहाँ पे मेजर करता है। क्या? आपका रिलायबिलिटी। इसका कंसिस्टेंसी कितना है, टेस्ट स्कोर का जो असेसमेंट का कंसिस्टेंसी कितना है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट है नहीं? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट क्या है? बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक मैं जाऊंगा, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक। पहला आपका है सेंडर, ठीक है, देन मैसेज, देन एनकोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, ठीक है, देन डिकोडिंग, देन आपका फाइनली फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? यहाँ पे मेजरमेंट आपका नहीं है। एनकोडिंग है, यहाँ पे रिसीवर भी है, चैनल भी है, तो यहाँ पे मेजरमेंट है नहीं। तो मेजरमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये स्टेप आपको याद रखना है, पर्टिकुलरली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के चैलेंज के हिसाब से स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म्स जो कि फॉर्मुलेट किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया जाता है। तो जो जिसको हम बोलेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लान।
तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लान एक ऑप्शन है। सिंगल यूज प्लान के अंडर आपका आता है प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। तो ये सिंगल यूज्ड प्लान आपका क्या है? सिंगल यूज्ड प्लान आपका है स्पेसिफिक प्लान्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान का ये टाइप है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और बजट। ठीक है, सिंगल यूज प्लान आपका क्या है? स्पेसिफिक प्लान्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये एक ही बार यूज किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन इज, सो लेट्स गो टू द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। A disciplinary action in which minimum penalty appropriate to the offense is imposed। तो प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन में मिनिमम पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज किया जाता है अप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का। तो पहले आपका है वर्बल वार्निंग, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप वर्बल वार्निंग। तो वर्बल वार्निंग दिए जाने के बाद आपका रिटन वार्निंग भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रिटन वार्निंग। देन आपका अगर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता तो नेक्स्ट आपका है सस्पेंशन, सस्पेंड भी किया जाता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के अंदर। तो फाइनली आपका टर्मिनेशन किया जाता है। तो सस्पेंशन से भी अगर कोई बेनिफिट यहाँ पे, अगर वो एम्प्लॉय सुधरता नहीं है तो उसको हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल डिसिप्लिनरी एक्शन है, टर्मिनेशन। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ऑर्गेनाइजिंग चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज नॉट प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। टॉप डाउन जो कि आपका है हायरार्चिकल। ठीक है, और डायगोनल आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे सर्कुलर नाम का कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या फिर ऑर्गेनाइजिंग चार्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 91। Prohibition of unfair labor practices is emphasized in which section of Industrial Disputes Act 1947? तो unfair labor practices यहाँ पे कौन सा सेक्शन में दिया गया है? Prohibition of unfair labor practices। तो यहाँ पे सेक्शन 25T में आपका है Prohibition of unfair labor practices। ठीक है, then the next question, which of the following factors is carrot and stick approach of motivation associated? तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो वो क्वेश्चन है, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, ये आपका कौन से शेड्यूल में आता है ID एक्ट का? ठीक है, नीचे कमेंट में उसका आंसर आप देना, अगर आप जानते हैं तो जरूर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कैरट एंड स्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड? तो कैरट एंड स्टिक अप्रोच इसको कौन दिए थे? इसको दिए थे जेरेमी, ये एक फिलोसोफर हैं, जेरेमी बेंथम। ठीक है, कैरट एंड स्टिक अप्रोच दिए थे जेरेमी बेंथम, एम लास्ट को है। तो यहाँ पे रिवार्ड पनिशमेंट, कैरट एंड स्टिक। कैरट मीन्स रिवार्ड इज रिफ्लेक्टेड एज रिवार्ड एंड स्टिक इज रिफ्लेक्टेड एज पनिशमेंट। तो रिवार्ड के अंदर आपका बहुत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल बेनिफिट जैसे कि आपका मनी या फिर बोनस, या फिर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जैसे कि आपका प्रमोशन। ठीक है, ये सारे आपका रिवार्ड के अंदर आता है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंटरी? तो स्किल इन्वेंटरी में आपका नीचे जो दिया गया है, क्या यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता? स्किल इन्वेंटरी में आपका एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल इंक्लूड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ पर्सनल डाटा जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका हाइट, ये सब यहाँ पे दिया जाता है। और सैलरी, जॉब हिस्ट्री, ये भी आपका यहाँ पे दिया जाता है। एक्सपीरियंस इसका कितना है, ये भी स्किल इन्वेंटरी में इंक्लूड किया जाता है। वो कितना ट्रेनिंग पहले से पा चुका है, ये भी इंक्लूड किया जाता है। पर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, डिफरेंस समझिए, कितना ट्रेनिंग ये पा चुका है पहले ही, वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, पर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन मेनी वेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। तो ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में आपको ये आज ए ग्रुप ऑफ पीपल भी मिलेगा, आज ए प्रोसेस भी मिलेगा और आज एन एंटिटी भी मिलेगा, पर आज ए प्रोडक्शन प्रोसेस ये आपको मिलेगा नहीं, आज ए प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नीचे जो दिया गया है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स में ये अकर करता है। तो
वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इसका एक फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, साथ ही साथ कोलिग्स के बीच में भी हो सकता है, पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में ये होता है, तो ये आपका वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच कॉम्बिनेशन इज ए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएटेड। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो आपका है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए हाइब्रिड ग्रिड स्ट्रक्चर वेयर इन प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फंक्शनल भी होता है और प्रोजेक्ट भी होता है, तो फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन implies that control is applied to। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स तो आपका है MBO, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपका है MBE। ठीक है, तो इसको कौन इंट्रोड्यूस किए थे? इसको इंट्रोड्यूस किए थे चो एंड बालामी, इसको इंट्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पे कंट्रोल किस चीज़ के लिए अप्लाइड किया जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यहाँ पे कंट्रोल अप्लाइड किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स में यहाँ पे कंट्रोल इंपोज किया जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट्स फॉर ओपन पोजीशंस। तो ओपन पोजीशन के लिए एप्लीकेंट को अट्रैक्ट कौन करता है? रिक्रूटमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सिलेक्शन आपका नेगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, Which one of these can be delegated। तो यहाँ पे किसको हम डेलीगेट कर सकते हैं? डेलीगेट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डेलीगेट किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन आपका क्वेश्चन नंबर 100, विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ग्रिड, विच इज गिवन बाय ब्लेक एंड मॉर्टन। मैनेजमेंट ग्रिड, ब्लेक एंड मॉर्टन। तो यहाँ पे दिया गया है टीम अप्रोच, कौन सा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन 99, नंबर 99 यहाँ पे टीम अप्रोच रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये आपका है टास्क, ठीक है, नीचे जो है आपका टास्क है, ऊपर आपका है पीपल, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर टास्क, ऊपर आपका है पीपल। तो यहाँ पे पहले जो आपका है 1-1, ये आपका है इम्पोवरिज्ड 1-1, ठीक है, और 1-9 जो आपका है ये आपका है कंट्री क्लब 1-9। यहाँ पे पीपल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, और टास्क को कम एम्फेसिस दिया जाता है। और इम्पोवरिज्ड में पीपल को कम और टास्क को भी कम, ठीक है। और मिडिल में आपका है 5-5, पीपल को जितना मॉडरेट इंपॉर्टेंस और टास्क को भी मॉडरेट इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है, उसको हम बोलेंगे मिडिल ऑफ द रोड 5-5। और 9-1 आपका है टास्क, क्योंकि यहाँ पे टास्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और पीपल को कम इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये आपका है ऑटोक्रेटिक टाइप 9-1। फाइनली आपका है 9-9, जो कि पीपल को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और टास्क को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसका नाम है आपका टीम अप्रोच, ठीक है। तो 9-9 इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनेजरियल ग्रिड और बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप अप्रोच। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप सही तरीके से पा सके और अपने एग्जाम में इसको यूटिलाइज कीजिए, और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और भी बहुत सारे नए वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।